नमस्कार मित्रों। समास के टॉपिक को बढ़ाते हुए हम अंतिम समास और वो है द्वंद्व समास। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये चौथे नंबर का समास है। वैसे साधारण तरीके से ये छठवें नंबर का समास है। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब है दो का युद्ध, जिसमें दो संज्ञाएं दी हुई हों। और जब दो संज्ञाएं दी हुई होती है ना, तो उन दोनों संज्ञाओं के बीच में हिंदी में हम और लगाते हैं और संस्कृत में हम इसके लिए चय का प्रयोग करते हैं। इसलिए द्वंद्व जो समास है, द्वंद्व है समास है। इसके दो लक्षण हैं। पहला है चार्थे द्वंद्व और दूसरा है उभय पद प्रधानो द्वंद्व। नंबर 1, चार्थे द्वंद्व है जिसमें चय का अर्थ छिपा हो और चय का मतलब है और। जब दो संज्ञाएं दी हुई होती हैं, दो का जब मल्ल युद्ध होता है, दो के अंदर जब कोई भी विरोधाभास होता है, कोई भी टकराव यदि होता है, तो उनके बीच में हम और का प्रयोग करते हैं। यदि चय का अर्थ छिपा हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उभय पद प्रधानो द्वंद्व, ये ध्यान रखना है कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों ही पदों का विशेष महत्व होता है। जितना महत्व पहले पद का होता है, पूर्व पद का होता है, उतना ही महत्व उत्तर पद का भी होता है। दोनों पदों में कोई भी अंतर नहीं किया जाता है, क्योंकि चार्थे द्वंद्व है, दो का युद्ध। अब जब दो मल्ल युद्ध आपस में लड़ते हैं तो दोनों में ताकत बराबर होती है, लेकिन जिस पहलवान का दांव पेच कम पड़ जाते हैं तो वो हार जाता है, और जिसके दांव पेच श्रेष्ठ पड़ जाते हैं वो पहलवान हार जाता है। इसलिए बंधुओं, उभय पद प्रधानो द्वंद्व, जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है कि ये द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, पहला है इतरेतर द्वंद्व। नंबर 2, दूसरा है एक शेष द्वंद्व। तीसरा है समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व वो होता है जिसमें दोनों संज्ञाएं यानी दोनों पद
दोनों पद शेष रहते। जिस समास में पद तो दो मिलेंगे, चय का भी अर्थ मिलेगा, लेकिन समस्त पद हो चाहे समास विग्रह हो, दोनों में दोनों पद शेष रहते हैं, उसे हम इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे उदाहरण है राम श्याम। इसमें दोनों पद शेष है, राम और श्याम। इसका समास विग्रह होगा राम है चय, श्याम है चय। समास विग्रह करने का तरीका भी हम आपके लिए बताएंगे, लेकिन आप पहले यहां समझें कि दोनों पद जब शेष रहते हैं तो वो इतरेतर द्वंद्व होता है। एक शेष में एक पद शेष रहता है, और वो भी पुल्लिंग। जब एक ही जाति की दो संज्ञाएं दी हुई हों, यानी जिनमें अपनेपन का रिश्ता हो, जाति का मतलब वाई कास्ट नहीं, एक ही जाति की यदि दो संज्ञाएं दी हुई हों तो वहां एक संज्ञा शेष रहती है, यानी एक पद, और वो रहेगा पुल्लिंग। समहार द्वंद्व ये समूह में होता है, यानी चय का अर्थ छिपाऊं, लेकिन समूह में ये होता है गाने बजाने के साधन, सेना के अंग, शरीर के अंग और छोटे छोटे जीव जंतुओं का यदि समूह हो, शरीर के अंगों का यदि समूह हो, छोटे छोटे जीव जंतुओं का यदि समूह हो, गाने बजाने के यदि साधन हो, सेना के यदि अंग हो, तो उनमें समाहार द्वंद्व समास होता है। अब यहाँ आपको ये देखना है कि सबसे पहले हम समास विग्रह कैसे करें, उसी के आधार पर आपको इन तीनों के जो प्रश्न है, तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। समाहार यानी समास विग्रह करते समय आपको प्रत्येक पद के बाद चय लगाना है। नंबर 1 बात, समास विग्रह करते समय प्रत्येक पद के बाद यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बाद आपको चय लगाना है। यदि समहार द्वंद्व दिया है, सेना का यदि अंग है, शरीर का यदि अंग है, छोटे छोटे जीव जंतुओं का यदि अंग है, तो उसके बाद में समहार का प्रयोग आप अंत में कर दें। यदि एक ही जाति की दो संज्ञाएं दी हुई हों, जैसे माता पिता, भाई बहन, ऐसे शब्द यदि दिए हों तो वहां समास विग्रह में दोनों पद रहते हैं, लेकिन समस्त पद में पुल्लिंग जो शब्द रहता है वह शेष रहेगा, लेकिन वचन उन दोनों के आधार। इतरेतर समास में, इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद शेष रहते हैं। एक शेष में अंतिम पद या एक पद मान लीजिए, यानी निष्कर्ष ये निकलता है कि पुल्लिंग शब्द शेष रहता है। समहार ये गाने बजाने के साधन, शरीर के अंग, सेना के अंग और छोटे छोटे जीव जंतुओं में समहार द्वंद्व होता है। इस प्रकार से ये समास 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, जिसमें चय का अर्थ छिपा हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये समास 3 प्रकार का होता है, इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और समहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद शेष रहते हैं, एक शेष में अंतिम पद और वो भी पुल्लिंग, क्योंकि पुल्लिंग शब्द बाद में आता है और स्त्रीलिंग शब्द पहले आता है। आप इनके उदाहरण भी आप देखें, जैसे एक शब्द है
माता चे पिता चे। एक शब्द है वृक्षे चे वृक्षे चे। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यदि एक ही शब्द दो बार दिया हो तो निश्चित रूप से वह एक शेष द्वंद्व समास। आप पहचान करें क्योंकि इसके बाद में च लगा है इसलिए ये द्वंद्व समास है। नंबर 1 बात, एक शब्द यदि दो बार है तो वो एक शेष द्वंद्व समास है। उनमें एक शब्द शेष रहता है यानी एक पद, और ये दोनों पद समान है। ये भी वृक्ष है और ये भी वृक्ष है, लेकिन इनमें दोनों पद असमान है। ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। यदि जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों पद दिए हों तो वहाँ पुल्लिंग शब्द शेष रहता है वचन दोनों के आधार पर, यानी बहुवचन द्विवचन माता और पिता। ये दोनों शब्द समान है इसलिए एक ही शब्द है और वो भी है द्विवचन, यानी ये बन जाएगा वृक्ष। ये जो माता पिता है, यदि समास आता है ये माता पितरौ, यदि माता पितरौ आता है तो आपको समास विग्रह यही करना है क्योंकि प्रत्येक के बाद च लगानी है। लेकिन यहाँ समास का नाम लिखना है इतरेतर द्वंद्व। यहाँ आपको नाम लिखना है और वो नाम लिखना है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व की पहचान कैसे करें? यदि एक ही जाति की दो संज्ञा दी हुई हो तो समस्त पद में पुल्लिंग संज्ञा शेष रहती है। यदि एक ही नाम दो बार दिया हो तो वहाँ एक नाम दो बार यदि है तो उस नाम को हम द्विवचन में बना देते। अब आता है समहार द्वंद्व। जैसे मान लीजिए वा चे त्वाके चे अनियो समाहा। नंबर 1 च लगा है इसलिए समास द्वंद्व है। इसमें आपको कहीं पर भी देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समास द्वंद्व है निश्चित। अब ये देखना है इसमें समास कौन सा है। इसमें समास है समहार द्वंद्व क्योंकि इसमें समहार लगा है। ये भी आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होगी। यदि एक नाम दो बार दिया है, एक नाम द्विवचन में दिया है समस्त पद है, एक नाम दो बार दिया है समास विग्रह है, तो आपको लिखना एक शेष। इसमें भी आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द दिए हों, यदि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द दिए हों तो यहाँ भी आपके लिए कोई समस्या नहीं है। आपको समास लिखना है एक से। और यदि च दिया है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कौन सा है? इसमें समाहार है इसलिए ये समाहार द्वंद्व है। कौन सा है? समाहार द्वंद्व। ये आपको पहले ही हमने आपके लिए कई बार बतला दिया है, कई नियम हमने दिए हैं कि समूह में जो समास रहता है वो हमेशा नपुंसक लिंग में रहता है। समूह वाला जो समास है वो नपुंसक लिंग में रहता है। ये पाणिनि का नियम है। तो जब हम ये समाहार समूह आपने लगाया है इसको हटा दो, अन्यो इसके साथ है क्योंकि ये द्विवचन है। इसका जब समस्त पद बनेगा तो इसका बनेगा वाक त्वचा। जैसे उदाहरण है शिरोग्रीवम। ये पहला दो नाम है इसमें सिर और ग्रीवा, सिर और गर्दन, बीच में आपको लगाना है सिर और ग्रीवा। कितने वचन? द्विवचन। यदि द्विवचन हो
तो आप वहाँ अनियो लगा दें, और यदि बहुवचन हो तो वहाँ आप येषां समाहारे लगा। इस प्रकार से आप द्वंद्व समास को समझ सकते हो। द्वंद्व समास के समस्त पद से समास विग्रह और समास विग्रह से समस्त पद आप बना सकते हो। बनाने में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समास विग्रह करते समय प्रत्येक पद के बाद आप चय का प्रयोग करें। यदि संज्ञा पुल्लिंग हो तो आप विसर्ग लगा दें, स्त्रीलिंग हो तो आप आ का प्रयोग कर दें, नपुंसक लिंग हो तो आप अम का प्रयोग कर दें, आपका समास विग्रह हो जाएगा अधिकांशतः। यदि बहुवचन हो तो आप बहुवचन की विभक्ति उसमें लगाएं। समास विग्रह उसी विभक्ति में किया जाता है जिस विभक्ति में वो समस्त पद दिया हुआ होता है। ठीक है बंधुओं, ये समास 3 प्रकार का होता है। इतरेतर, इसमें दोनों संज्ञाएं शेष रहती हैं। एक शेष, एक ही जाति की 2 संज्ञाएं दी हुई हो, एक शब्द 2 बार दिया हो, समस्त पद में एक नाम द्विवचन में दिया है तो वो एक शेष द्वंद्व है। यदि समाहार दिया है तो समाहार द्वंद्व है। यदि वो नपुंसक लिंग में बना है, 2 संज्ञाएं यदि दी हुई हों, 2 पद यदि दिए हुए हों और नपुंसक लिंग में यदि समस्त पद बना है तो आप बिना देखे ही अपनी आंखें बंद करके, नेत्रों को बंद करके समाहार द्वंद्व का नाम लिख दें, आपका समास विग्रह हो जाएगा। इस समास में आपको हमारी दृष्टि से यदि कोई भी कमी यदि आती है तो आप हमें बताएं, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे कि आपको कहीं पर भी कोई रुकावट ना हो। जय हिंद, जय भारत।